नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपने सभी मोर्चे को मैदान में उतारने जा रही है और इसी के लिए पार्टी ने 4 जनवरी को दून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बैठक बुलाई और इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई है कि रणनीति को पदाधिकारियों के साथ में साझा किया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार के काम जो हैं वो शुरू करेंगे और साथ ही इसके बाद 7 जनवरी को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक जो है वो भी होगी और जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको बता दें कि मौजूद रहेंगे। दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जा रहा है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है ये जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। कोविड-19 का सब वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। कोरोना के JN1 वेरिएंट के देश में अब तक करीब 196 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी संक्रमण जो है वो फैल चुका है। और साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी भी जारी होने के बाद में नगर निगम देहरादून भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम के पास कीटनाशक और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है। हमारी सभी मशीनें कार्यरत हैं और इनका टेस्ट भी कर लिया गया है। देखिए, हमारे पास सभी कीटनाशक और हमारे पास सैनिटाइजेशन के लिए हाइपोक्लोराइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारे सभी जो हमारी मशीनें हैं वो कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं। उसका जो हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एक मॉक ड्रिल भी करके देख लेंगे और उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और सतर्क हैं। 14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जाने वाली भारत न्याय यात्रा पर सत्ता दल बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च तक मुंबई में संपन्न होगी और इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने चुटकी ली है और साथ ही चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से न्याय मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल गद से चली गई है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें निष्कर्ष के रूप में दिखेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और ये यात्रा 20 मार्च को मणिपुर से मुंबई में संपन्न होगी, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर कई तरह के जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी तो जहां पर उन्हें 3 राज्यों में करारी हार मिली और जिसके बाद में अब फिर से भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव भी नजदीक हैं,
जिसको लेकर अब इसका असर भी देखने को मिलेगा और मणिपुर में मुंबई से ये यात्रा जो है वहां पर वो संपन्न होगी। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। बहुत भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो 3 राज्यों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो अब ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं आप? अपनी पार्टी से न्याय चाह रहे हैं। बिल्कुल चाहना चाहिए आपको अपनी पार्टी से न्याय, क्योंकि आपकी पार्टी एकदम गत में जा रही है। तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई देगा कि इस यात्रा के बाद इनको कितनी भारी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके के कार्य करने चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तब हमारी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जनता जान रही है कि जो आप ये न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा, तो जुड़े हुए भारत को क्यों जोड़ रहे हैं आप? जब आप इतनी यात्रा करके आ गए तब आप कहते हैं कि मैं तो देख कर आया हूं पूरा भारत जुड़ा हुआ है, तो आप क्या तोड़ने के लिए गए थे? तो ये सारी चीजों को देखा जाए। और 370 की धारा हमारी ही पार्टी में खत्म हुई है। जिस भारत जोड़ो की आप बात करते थे, वहां लाल चौक पे तिरंगा फहराने की औकात किसी में नहीं थी। वहां पर बिना किसी सिक्योरिटी के तिरंगा फहराया वो राहुल गांधी जी ने, बिकॉज ऑफ आवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो भारत जोड़ो की बात कर रहे, पहले अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा करें और उसको करके देखें कि पार्टी किस प्रकार से इनको जोड़नी चाहिए, उसके बाद बात करें। और न्याय यात्रा इनको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी को न्याय जरूर मिलेगा। अगर इस तरीके की ये यात्राएं करते हैं तो न्याय जनता कर रही है और जनता फिर इनको लोकसभा चुनाव में एक फिर न्याय करके दिखाएगी कि आपका स्तर कहां है, आपकी जगह कहां है। मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर वाहन चालकों के हिट एंड रन कानून के विरोध में नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर वाहन चालकों का कहना था कि हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश और प्रदेश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर चक्का जाम भी शहर में किया गया है। और यह भी बताया गया कि वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है और ऐसे में इस तरह के कानून थोपे जाने से अगर वाहन चालक से कोई गलती होती है तो उसे उसके अलावा उसके परिवार को भी उस गलती का खामियाजा इस कानून के जरिए भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर जमकर प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। सरकार ने जो काला कानून ड्राइवरों के खिलाफ निकाला है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और हमारी जो हड़ताल अभी सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इसमें क्या करना है। जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, असल में जो है जो जब संसद में पारित हुआ, हाल में ही एक निकाला इन्होंने जो है कि एक ड्राइवर को जो है अगर एक्सीडेंट करता है उसे जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। तो ये काला कानून जब से बनाया है तो आप ये लगा लो कि सारे स्टेट में जो है कि चक्का जाम हो रखा है। ऑल इंडिया में जो है पूरा चक्का जाम हो रखा है। तो कल हमने जो है यहाँ करना था चक्का जाम पर, जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग बाग आए थे तो उनकी व्यवस्था करने के लिए कल हमने इनको सुचारू रूप से चलने दिया। तो आज से जो है कि पूरे पौड़ी में या पूरे उसमें जो है पूरा चक्का जाम है, संपूर्ण चक्का जाम है। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, फिलहाल तो ये 3 तारीख तक है, उसके बाद आगे क्या रणनीति वो हम तय करेंगे। बीते वर्ष यानी कि 2023 में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों और 9 वर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून के सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए सुधार आया है और साथ ही एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा भी रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस देश की टॉप 5 पुलिस फोर्स में एक हो। आपको बता दें कि डीजीपी अभिनव कुमार ने जो है वो पीसी की है और उन्होंने काफी पॉजिटिव चीजें भी दी और उन्होंने कहा कि तकनीक और जो ट्रेनिंग है उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के आंकड़े जो हैं वो काफी पक्ष में जाते हुए दिखते हैं और देहरादून डीजीपी अभिनव कुमार ने पीसी की है, जिसको लेकर उन्होंने तकनीक और ट्रेनिंग की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपराध जो हैं वो पहले से काफी कम हुए हैं और डीजीपी अभिनव कुमार
उत्तराखंड पुलिस की जो क्राइम फाइटिंग एबिलिटीज हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और बेटर ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम अपनी क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज में सुधार लाएं। तो जैसा आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी हो, चाहे वो केसेस का वर्कआउट रेशियो हो, चाहे वो कन्विक्शन का रेट हो, यही सारे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के क्राइम के फ्रंट पे। तो इसमें हम लगातार देश की टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में रहें। जहां तक और प्राथमिकताओं की बात है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ जनपद देहरादून या देहरादून शहर के लिए, क्योंकि ये हमारी अस्थायी राजधानी है, पर पूरे प्रदेश के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड सभागार में एडीएम अशोक जोशी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर बीडीओ के.एस. सामंत और एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी, ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी रमेश चंद्र जोशी समेत सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में आपको बता दें कि कुल 26 फरियादियों ने जो है अपनी समस्याओं को दर्ज कराया, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया गया। और साथ ही बाकी बची समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि स्थलीय निरीक्षण के लिए भी कहा गया है और इस अवसर पर उत्तराखंड पेयजल निगम, गन्ना विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग, नगर पालिका परिषद समेत सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित जानकारी दी है। तहसील न्यूज में कुल 25 शिकायतें हमारे प्राप्त हुई है और सभी विभागों से संबंधित समस्याएं हैं। किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, किसी आंदोलनकारी को पेंशन नहीं मिली है, कुछ नगर पालिका की कुछ ज्यादा समस्याएं हैं। तो वर्तमान में हमारे एसडीएम जो है वो नगर पालिका के प्रशासक भी नियुक्त हो चुके हैं। तो एसडीएम साहब से कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से नगर पालिका की जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको देखें और इनका निस्तारण कराना चाहिए। ये देखिए, एक तो मुद्दा यह है कि साहब इतनी लाइटें इतनी महंगी है। देखिए, लाइट 2000 की भी हो सकती है, 6000 की भी हो सकती है, 1.5 लाख की भी हो सकती है। मेन मुद्दा ये है कि अगर लाइट लगी है और वो 2 महीने या 4 महीने में खराब हो रही है तो ये गलत, और खराब हो रही है तो क्योंकि उसमें कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जिसमें ठेकेदार का गारंटी पीरियड होता है। तो अगर इस टाइप की शिकायतें हैं तो ये एसडीएम साहब से कहा गया है कि इनको देखभाल है और जो लाइटें अभी ठेकेदार की जिम्मेदारी है उनको सही करना, उनको सही कराया जाए। जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है वो नगर पालिका को ये एसडीएम को कहा गया। नगर निगम देहरादून में ऐप के माध्यम से टैक्स को जमा किया जा सकता है। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पेनविली ने बताया कि ऐप के माध्यम से लोग चढ़-बढ़ कर टैक्स को जमा भी कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही ऑनलाइन टैक्स जमा भी करें तो हर महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा होता है। अगर ऐप के माध्यम से बात करें तो ऐप के माध्यम से भी लोग टैक्स को बढ़ चढ़कर जमा भी कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे ऐप के माध्यम से और ये ऑनलाइन भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा करा रहे हैं। और प्रत्येक माह में लगभग हमारा जो है 50 लाख के करीबन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमारा जो है टैक्स ऑनलाइन भी जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग अपना जमा करा रहे हैं।
धामी सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर के लोगों द्वारा कृषि भूमि न खरीदे जाने के फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराजगी जता रही है और इस बात को लेकर भी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धामी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ हवाई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो प्रदेश में नया भू कानून ला रहे हैं या फिर पूर्व में मुख्यमंत्रियों के द्वारा लाए गए भू कानून को धरातल पर उतारने का जो जा रहे हैं या फिर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लाए गए जमींदारी विकास अधिनियम विनाश अधिनियम को भी निरस्त कर उसमें बदलाव ला सकते हैं। नहीं, ये कोई कानून नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये घोषणा भी लोगों को भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं हवाई नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने एक साफ तौर पर सवाल पूछा है विज्ञप्ति जारी करके कि आप स्पष्ट करके बताइए, आप नया भू कानून लाने जा रहे हैं, आप पुराना खंडूरी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, आप पंडित नरेंद्र तिवारी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, या आप त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके यहां की जमीनें ओपन फॉर सेल कर दी थी, उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं, उस संशोधन को निरस्त कर दें। तो साफ बात करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो महेंद्र भट्ट हैं उनको भी, और जो प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं वो गोलमोल बातें ना करें, पुराना भू कानून लागू करेंगे या अपना कोई नया बनाएंगे, क्योंकि ये घोषणा कोरी घोषणा नजर आती है। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सीबीएसई के बारे में नहीं जानता होगा। आपको बता दें कि सीबीएसई का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। उत्तराखंड सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि सीबीएसई सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए भारतीय शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड है, जिसका आपको बता दें कि जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के हिसाब से सीबीएसई के स्कूल चलते हैं और साथ ही आपको बता दें कि सीबीएसई से संबंधित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी का पालन करते हैं और ये बोर्ड हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए जो है वो परीक्षाएं भी आयोजित करते हैं। सीबीएसई की जो टोटल जर्नी है 2029 में सीबीएसई को 100 ईयर हो जाए। ये राजपूताना बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर से शुरू हुआ था और आज जो सीबीएसई काम कर रहा है, मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 1000 राज्य सरकार के स्कूल सीबीएसई को दे दी और अभी सरकार तेलंगाना और आंध्र सरकार कह रही है कि साहब हमसे आप जो है 5000 स्कूल और भी दे रहे हैं हम, और आप ये स्कूल सारे ले लीजिए, क्योंकि सीबीएसई की भी अपनी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सरकारी चीजों को ले लें और सारे जो चीजें चल नहीं पा रही है उनको भी लें, तो हमारी सारी चीजें उधर ही खप जाएगी, तो उसमें फिर क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो अभी 1000 स्कूल दिए थे और सीबीएसई ने इमीडिएटली विजयवाड़ा में एक रीजनल ऑफिस खोल दिया और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया। ट्रेनिंग्स में बहुत जोर दे रहा है सीबीएसई। तो ये मैं मान के चलता हूं कि जो सीबीएसई की अपनी यात्रा है, मेरे को 21 साल हो गए सीबीएसई, और 21 साल में जितने बदलाव देखे और जो जिस स्टेज पर आज सीबीएसई की, एवरीवन वांट्स टू सेंड हिज और हर चाइल्ड इन सीबीएसई स्कूल, और हर व्यक्ति, हर सरकार, हर सिस्टम वो भी कहता है कि मैं मेरे स्कूल का या मेरा सिस्टम का एफिलिएशन सीबीएसई से। जब हम अच्छा काम करते हैं तो निश्चित है झुकाव उसकी तरफ रहेगा। अगर उत्तराखंड में हम बेहतर सेवाएं देंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। रोजगार के साधन अगर हम गांव के आसपास देते हैं या टाउन में देते हैं तो उससे रोजगार जो विकसित होगा उससे हमारा पर्यटन तो बढ़ेगा, आमदनी भी होगी। अगर माणा में वहां की महिलाएं, नारी शक्ति वो स्थानीय चीजों को बना रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर अप्रिशिएट किया, तो आज माना उस तस्वीर पे आ गया जो कि हमारा पहला गांव है हिंदुस्तान का, वो उस तस्वीर पे आ गया कि माना के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि वहां पे पहले फोटोग्राफी भी नहीं करने देते थे। आज उनको पता लग रहा है कि हाँ हमारे इन सब चीजों का लोगों को पता लग रहा है। दूरस्थ धारचूला पिथौरागढ़ में वहां के गांव देखिए आप, मैं तो जगह जगह जा चुका हूं और अपने विद्यालय जो रिमोट से रिमोट जगह पे वहां पे भी जाता हूं अक्सर। तो मेरा मानना यह है कि जागृति आई और उस जागृति में चेतना को
समावित करना और उस पर फिर चेतना से जागृति लाना, उसके लिए स्थानीय स्तर पर लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्तर पर संगठन, स्थानीय स्तर पे सभी सरकारी लोग, सरकारी मशीनरी और हम सबको कंट्रीब्यूट करते हुए इसमें आगे की दिशा को तय करना चाहिए, तब तो कुछ होगा। सीबीएसई का अपना सब पर होता रहे। सीबीएसई आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, 26 देशों में बाहर भी हमारे विद्यालय, वो एक दीगर इश्यू है। परंतु सीबीएसई का जो अपनी यात्रा भी है, बहुत बेहतरीन जो सफलता मिली कि बहुत छोटे से स्तर पर शुरू किया था 20-30 विद्यालयों से सीबीएसई का 1929 में, और आज 2029 में 100 साल होंगे। तो उस यात्रा में जो प्रोग्रेस डिपार्टमेंट ने की तो वो तो अलग है ही, पर हम स्थानीय स्तर पर धरातल पर कितना लोगों से कनेक्ट होते हैं वो बेहतर मायना रखता। तो जब हम कनेक्शन हमारा मजबूत है तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। तो इस यात्रा को मैं बहुत बेहतर मानता हूं। सेक्सटॉर्शन के धंधे का उधम सिंह नगर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि ओमैक्स कॉलोनी निवासी नीलम गर्ग ने झूठे केस में फंसाने को लेकर 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला भी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आगे की जांच लगातार जारी है। नगर के सिडकुल चौकी में कल दिनांक 2 जनवरी को हमें शिकायत प्राप्त हुई थी जुगल किशोर तनेजा द्वारा कि उनके पुत्र विकास तनेजा इनको सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप कर बंधक बनाकर उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। तो इसमें हमने त्वरित घटना का संज्ञान लेते हुए इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया थाना पंतनगर में, और इसमें जो है 2 अभियुक्त गौरव आहूजा उर्फ विक्की और अभियुक्ता नीलम गर्ग, इनको हमने गिरफ्तार किया है। तो एक हनी ट्रैपिंग करते हुए जाल में फंसाकर, अश्लील चैट के जाल में फंसाकर इनको जो है इनसे पैसों की मांग की जा रही थी। तो इस घटना में हमने क्विक एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे प्लान का पर्दाफाश किया है। और इसमें मैं थाना पंतनगर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी अपील करता हूं कि सेक्सटॉर्शन के जाल में आप फंसने से बचें। अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ हो रही है तो आप पुलिस को तुरंत इसकी इत्तला कर दें ताकि हम क्विकली एक्शन ले सकें और आप कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे ना फंसाए, इसके लिए हम अग्रिम आवश्यक कदम उठाएं। तो मैं ये मेरी पुनः अपील रहेगी कि उधम सिंह नगर पुलिस जैसे हर मामले में क्विक एक्शन लेते हुए अपराध का खुलासा करती है और प्रिवेंट भी करती है। तो आपको अगर कोई ऐसे शिकार बना रहा है सेक्सटॉर्शन के मामले में तो आप इसमें पुलिस सहायता जल्द से जल्द लें। थैंक यू। उधम सिंह नगर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह ऐसी फैल गई कि लोगों की दिलों की धड़कनों को भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लोग अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंप पर दौड़ पड़े और सभी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग गई। पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ लगी कि लोगों में पेट्रोल और डीजल लेने की मारामारी होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि लोग मारपीट तक करने बैठे। और साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने अपने घरों में बोतल बर्तन लेकर पंप पर पहुंच गए और ये सभी अफवाह हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही है। और साथ ही ड्राइवरों की हड़ताल होने की वजह से काफी ज्यादा फैल गई। लोगों के मन में भी शंका पैदा हो गई कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिसका आलम यह हुआ कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों में माना जा रहा है कि 2-3 दिन तक आने वाले, जैसा कि ट्रक लोगों की हड़ताल है, जिससे पेट्रोल न मिलने की संभावना है, जिसके मद्देनजर रखते हुए भीड़ बढ़ने की संभावना है। वैसे मेरे विचार से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारा यातायात इससे जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल बंद हो जाएंगे तो काफी क्षति हो सकती है। जिस तरह से कि पेट्रोल लेने आए, क्या आलम है? देखिए भैया, आलम का तो ये है कि हम जो है पूरे राउंड मार कर आ रहे हैं, चारों तरफ देख के आ रहे हैं, कहीं भी पेट्रोल नहीं है, सबके साथ ताला लगा हुआ है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और लोग जो है कैनों में लेकर जा रहे हैं। वो डीजल बिल्कुल नहीं है, डीजल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, वो पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। तो कहने का यही है कि हर तरफ से जो पेट्रोल बंद हो चुका है। यही एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है। तो कोई चांस नहीं है, जैसे सरकार वो हड़ताल को हटवाने का वो अनुमति देती है तो देखते हैं कि 1-2 दिन में हमें सही हो जाए, या कल तक देखते हैं कि शायद सही हो पाए। अदरवाइज आप भीड़ देख सकते हो, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। तो देखिए आप
रुद्रपुर के आपको बता दें कि ट्रांजिट कैंप में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और मामले में परिजनों ने बताया कि मृतक समीर अधिकारी के रूप में आपको बता दें कि घर से गोली की आवाज आई थी। आवाज सुनते ही आनन फानन में परिजन छत के ऊपर पहुंचे तो समीर अधिकारी मृत अवस्था में पाया गया। साथ ही बताया यह भी गया कि 315 बोर के तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के निवासी एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम समीर है। उनकी मृत्यु का प्रकरण आया प्रकाश में और ये सूचना बेसिकली हमें हॉस्पिटल से वीमो के माध्यम से मिली थी। तो इसमें जो इंजरी है वो हेड पे है और किस प्रकार की इंजरी है और किस तरह से वो घटना हुई, इसके जांच के लिए हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। साथ में जो घटनास्थल है वहाँ की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसमें एक वेपन भी मिलने की बात आ रही है प्रकाश में और अभी हम फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं और इनके बेसिस पे जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। घटना की जानकारी कब मिली? ये लगभग 2-2:30 बजे के करीब पुलिस को मीमो के माध्यम से सूचना मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।